वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में उलमा कॉन्फ्रेंस के बाद नेटो के इजलास में भी अब तवज्जो अफगानिस्तान पर और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी। लाहौर से अपडेट लेंगे इस बारे में। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है देखते हैं, उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। Change the world. मलाला डे पर मलाला यूसुफजई की तालीम की फरोग के लिए कोशिशों पर एक नज़र। रूस में फुटबॉल वर्ल्ड कप की गहमा गहमी में छुपा माजी का सोवियत यूनियन। और अमेरिका में खुदकुशी के पीछे कारफरमा मौशरती वजूहात जानने की कोशिशें। सदर ट्रंप की जानिब से यूरोपीय इत्तेहादियों पर अमरीकी टैक्स दहिंदगान का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की शिकायत के बाद बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में जारी नेटो के 2 रोज़ा इजलास पर इस बहस में ही गालिब रहने की तवक्को थी कि नेटो के दिफाई अखराजात कौन अदा करेगा। अमेरिका नेटो के बजट का तकरीबन 70% अदा करता है। सदर ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने हिस्से का 2% फ़ौरन अदा करना चाहिए और उनका हिस्सा 2 की बजाय 4% होना चाहिए। ताहम नेटो में यूरोपीय इत्तेहादी इन शिकायत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी दाएं जानिब बैठे सदर ट्रंप की मौजूदगी में नेटो के सरबराह सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने समिट के आगाज ही में एक वाज़ेह पैगाम दिया कि इस साल की समिट का फोकस होगा कि नेटो का बिल कौन अदा कर रहा है, और नेटो की इस्तिलाह में इसका मतलब है नेटो के अखराजात का बोझ उठाना। अखराजात के बोझ की मुनसिफाना तकसीम हमारे तमाम मामलात की बुनियाद है। कुछ अरसा कबल हम अपने डिफेंस बजट में कटौती कर रहे थे, जबकि अब इनमें अरबों का इजाफा कर रहे हैं, जिसका सहरा सदर ट्रंप अपने सर बांधते हैं। मेरी वजह से वो पिछले साल $40 बिलियन जमा कर पाए हैं, तो मेरे ख्याल में सेक्रेटरी जनरल मुझे पसंद करते हैं। हो सकता है कि यहाँ ऐसे एहसासात रखने वाले वो अकेले ही हों, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक तरह से दोस्तियों और इत्तेहादियों का इम्तिहान हो रहा है। सदर ट्रंप ने बर्लिन पर मॉस्को के ज़ेर असर होने का इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि एक नया पाइपलाइन मंसूबा जर्मनी को रूस से बराह रास्त गैस फराहम करेगा। उन्होंने जर्मनी पर GDP के 2% से कम खर्च करने पर भी तनकीद की। एक सख्त मीटिंग के बाद जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल ने अपने मुल्क के नेटो के साथ वाबस्तगी के अज़्म का इआदा किया। हमारे अपने साथियों के साथ इस किस्म के तबादले अहम हैं। हम अच्छे साथी हैं और एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। सिर्फ जर्मनी पर उंगली उठाना। डिफेंस तज्जियाकार सोफिया बैश कहती हैं कि यह ज़्यादती है। जर्मनी का नेटो पर खर्च इसके अपने दिफा पर अखराजात से कहीं ज्यादा है। जर्मनी लिथुआनिया में सबसे ज्यादा अफवाज फराहम कर रहा है। डिफेंस खर्च के मामले के इस 2 रोज़ की समिट पर गालिब रहने का इम्कान था, जो किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ है। बरतानिया ने अफगानिस्तान में अपनी अफवाज डबल करने का ऐलान किया है और कनाडा ने भी इराक में नेटो ट्रेनिंग मिशन में रहनुमाई का ऐलान किया। इस मौके पर 13 नेटो ममालिक के हेलीकॉप्टर्स ने एक फ़ज़ाई मुज़ाहरा किया। नेटो के रहनुमा भी शायद समिट के अख्तिताम पर ऐसे ही इत्तेहाद का मुज़ाहरा देखना चाहेंगे। हेनरी रिजवेल के साथ सुबाशा खान, उर्दू VOA। और नेटो के रुकन मुल्कों के सरबराहान आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। इस खुसूसी इजलास में अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी भी शामिल हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि इजलास के एजेंडे में सर फहरिस्त नेटो ममालिक को साल 2024 तक अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की माली इमदाद जारी रखने पर आमादा करना है। फ़िलहाल नेटो हर साल अफ़गान फोर्सेस पर लगभग $1 अरब खर्च कर रहा है और नेटो सरबराह ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा चंद बरसों के दौरान फंडिंग की ये सतह बरकरार रखी जाए। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान में मज़ीद फ़ौजी दस्ते भेजने का ऐलान भी किया है। आज अफ़गानिस्तान के हवाले से खुसूसी सेशन हो रहा है। इस सेशन में क्या तवक्कुआत हैं सेशन से और इस बारे में क्या होने की तवक्कुआत रखी गई हैं, इस पर बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हेनरी रिजवेल से, जो ब्रसल्स में है। हेनरी, देयर इज़ अ स्पेशल सेशन ऑन अफगानिस्तान टुडे, सो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द स्पोर्ट, नेटो स्पोर्ट इन अफगानिस्तान? Well, the major issue that's got to be resolved here in Brussels at the summit is the issue of funding for the Afghan security forces up to 2024. There is broad support from across the NATO membership here for extending that mission.
although I think there is a desire among many of the delegates here that there is also a clear exit strategy, particularly among the American delegations. We've seen that they have expressed the length of time that they have been involved in Afghanistan, 17 years, and in return for extending that funding, they would like to see clear progress and a clear plan for where the money will be spent. Yes, so हेनरी का कहना है कि इस वक्त नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, उनका यही कहना है कि 2024 तक फंडिंग को बरकरार रखा जाए अफगानिस्तान के लिए। लेकिन अमरीकी वफ्द में ये चीज़ देखी गई है कि उनके पास एक एग्जिट स्ट्रेटजी भी है, यानी वो ये चाहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान के लिए इमदाद है इसके बारे में एक कॉन्क्रीट पॉइंट होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए कौन कितनी इमदाद दे रहा है, और अमेरिका का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, जैसा कि सदर ट्रंप भी कहते रहे हैं। तो देखना ये है कि अब इसमें क्या होगा। एंड टुडे अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी इज़ प्रेजेंट देयर, हेनरी, एंड so in this session that they have on Afghanistan, do you think that they will try to convince American delegation on something concrete for at least until 2024? It's a little difficult to hear your question because you may hear in the background. Yes. NATO so, do you think? Yes. Okay, let me repeat the question. Yes. So, Afghan president is present there in that session, and do you think they will try to convince American delegation on a commitment until 2024? I believe your question, I'm sorry, as you can tell, it's very loud in the background. Your question concerned what concrete proposals might be agreed at the special session with President Ghani and the other NATO partners this afternoon. Already we've seen the United Kingdom pledge another 440 troops, but they will be playing a non-combat role in Afghanistan. They will be helping to train Afghan security forces, so that will roughly double the number of their troops in the country. We've also seen a pledge from Australia. They will be sending an extra 20 military personnel, primarily to set up a Black Hawk helicopter unit as the Afghan security services modernize. They are changing from using old MiG helicopters, so now they will be using American-made Black Hawk helicopters, and the belief is that the quicker that process can be done, the more effective they will be. Otherwise, this is slightly beyond NATO's remit. Of course, we're still waiting for the United States strategic review of its involvement in Afghanistan after 17 years involvement in the country. Thank you, Henry. And Henry Ridgwell का यही कहना है कि अमेरिकी सदर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और अमेरिकी वफ़द जो है उनकी कोशिश है कि जो नेटो के रुकन मालिक हैं दूसरे, उनके साथ उनका जो हिस्सा है नेटो के लिए उसको बढ़ाया जाए, जैसे सदर ट्रंप ने भी कहा कि 4% तक उनको अदा करना चाहिए। और अफ़गानिस्तान में अमेरिकी साख्ता हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको अफ़गान अफवाज को देने के लिए भी बात होगी, ताकि जो अफ़गान अफवाज हैं वो अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर सकें जो 17 साल से एक जंग जारी है उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ से निकलने के लिए। हेनरी रिजवेल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ्रॉम ब्रसल्स। थैंक यू हेनरी। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ नैब अदालत की तरफ से सज़ा मिलने के बाद आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना होंगे, जहां उन्हें तवक्को है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मरियम नवाज़ की जानिब से लंदन से जारी एक बयान में बताया गया था कि वो जुमे की शाम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को लाहौर आने की कॉल दी गई है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि दोनों सियासतदानों को बज़रिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी अदियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस बारे में मज़ीद अपडेट आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आपके लिए बहुत से डिफरेंट मौज़ूआत पर मज़ीद अपडेट्स भी मौजूद हैं। और दुनिया भर में होने वाले कुछ अहम वाक़यात की झलकियां देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के लिए इस वक्त जारी इंतखाबी मुहिम और दूसरी अहम मालूमात और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर एक खुसूसी पेज भी तश्कील दिया गया है urduvoa.com पर, इलेक्शन 2018 के नाम से। उसको विज़िट कीजिए और देखिए कि हमारे पास वहाँ क्या अपडेट्स हैं और दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ अब देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में।
اقوام متحدہ کی جانب سے جنوبی بحیرہ چین پر فلپائن کے علاقائی حق کو تسلیم کرنے کے 2 برس پورے ہونے پر دارالحکومت منیلا میں درجنوں مظاہرین نے چینی قونصل خانے کے سامنے احتجاج کیا۔ کتبے اٹھائے ہوئے مظاہرین نے چین کے خلاف نعرے لگائے۔ سن 2016 میں ایک عالمی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین کے زیادہ تر حصے پر چین کے علاقائی حقوق کو رد کر دیا تھا، تاہم چین اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان جمعرات کو سرکاری دورے پر سنگاپور پہنچے ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم لی سین لونگ اور صدر حلیمہ یعقوب سے ملاقات کی ہے۔ سنگاپور کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ استانا پر جنوبی کوریا کے رہنما کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ میں سنگاپور کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حال ہی میں امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما کے درمیان ملاقات سے کوریائی خطے میں امن اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنی علاقائی حدود میں ایک ڈرون کو مار گرانے کے بعد ایک فضائی کارروائی کے دوران شام میں 3 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ڈرون شام کی جانب سے اس کی فضائی حدود میں داخل ہوا، جسے ایک میزائل سے مار گرایا گیا۔ One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. یہ وہ یادگار الفاظ ہیں جو ملالہ یوسفزئی نے 12 جولائی 2013 کو اقوام متحدہ سے خطاب میں کہے تھے۔ اس روز اقوام متحدہ نے ملالہ کی سالگرہ یعنی 12 جولائی کو ملالہ ڈے قرار دیا تھا، جو کہ آج ہے۔ ملالہ ہر سال اس روز کسی ایسے ملک میں ہوتی ہیں جہاں بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی 21ویں سالگرہ پر ملالہ نے برازیل کا انتخاب کیا ہے، جہاں تقریباً 15 لاکھ بچیاں اسکول نہیں جا رہی۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ملالہ یوسفزئی کی تعلیم تنظیم ملالہ فنڈ 5 ملکوں میں کام کر رہی ہے، جن میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، نائجیریا، بھارت، شام کا سرحدی علاقہ اور اب برازیل بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ 2013 میں اپنے قیام سے 2020 تک ملالہ فنڈ کا تعلیمی پروگراموں کے لیے قریباً $80 لاکھ امداد مہیا کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں سے بیشتر گرانٹس جاری کی جا چکی ہیں۔ ملالہ فنڈ کو دنیا کی بڑی کمپنیاں اور مالی ادارے مادی وسائل اور مالی وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ حلقے ملالہ کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور بعض اینٹی ملالہ ڈے بھی مناتے ہیں، لیکن کئی ملکوں میں ملالہ کی سوانح حیات آئی ایم ملالہ اسکول کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، ان میں امریکہ بھی شامل ہے۔ ہم نے واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے ملالہ کے بارے میں ان کی رائے پوچھی، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو کالج میں پڑھتی ہیں، وہ ملالہ کی شخصیت سے متاثر ہیں۔ میری دعا ہے کہ ملالہ اور ترقی کرے۔ ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں جو آپ پوری دنیا میں خواتین کی تعلیم کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ بہت مشہور شخصیت ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی کہانی پوری دنیا میں سنی گئی، جس سے کافی اثر ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جیسے افریقہ میں خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا بہت ضروری ہے، چاہے اسے کوئی بھی انجام دے۔ میرے خیال میں وہ دنیا کی بہادر ترین نوجوان خاتون ہیں، میں ان کی حمایت کرتی ہوں، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں روس میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ کی، جہاں اتوار کے روز کرویشیا اور فرانس کے درمیان فائنل مقابلہ ہوگا۔ روس میں اس ورلڈ کپ کو دیکھنے دنیا بھر سے شائقین جمع ہوئے اور ماسکو میں اس وجہ سے سیاحت بھی کافی بڑھی، لیکن سیاحوں کی چہل پہل اور تاریخی عمارتوں سے بھرے ماسکو شہر سے کچھ دور ایک ایسا گمنام اپارٹمنٹ ہے جو سوویت یونین کے ماضی پر روشنی ڈالتا ہے، اور یہ تاریخ کا وہ دور ہے جس کے بارے میں روس میں آج ایک بار پھر بحث گرم ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رازوں سے گھرا یہ گھر جہاں کبھی ڈر اور خوف کا راج ہوتا تھا، ایک ایسا گھر جو انقلاب اور آمریت کی تاریخ کی یاد دلاتا ہے۔ یہ سوویت یونین پر حکمرانی کرنے والی اشرافیہ کے لیے 1931 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی عمارت کے ایک فلیٹ میں اولگا تریفونووا ہاؤس آن دی امبینکمنٹ نام کا ایک عجائب گھر چلاتی ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ نام نہاد پرانے بولشوک یا انقلابی تھے، ان کے نہ صرف نظریات ایک جیسے تھے بلکہ قسمت بھی۔ انہوں نے شاندار طرز زندگی کا لطف اٹھایا، عمارت کے اندر سینما، کیفیٹیریا، لائبریریوں اور کھیلوں کے ہالز کے ساتھ۔ 1930 کے وسط میں سوویت لیڈر جوزف اسٹالن نے ملک کو مزدوروں کے دشمنوں سے آزاد کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ اسی دوران 10 لاکھ لوگ قید کر لیے گئے اور 7 لاکھ کو پھانسیاں دے دی گئی۔
हाउस ऑन द एम्बैंकमेंट के रिहायशी जो किसी जमाने में इनकलाब के अलंबरदार थे, सबसे पहले पकड़े गए। गिरफ्तारियों और गुमशुदगियों ने लोगों को इंतहाई खौफजदा कर दिया। इस घर के रिहायशियों ने एक दूसरे के पास आना जाना छोड़ दिया। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया था। यहाँ के 800 रिहायशियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से तकरीबन आधों को सजाए मौत दे दी गई। ओल्गा त्रिफोनोवा के मरहूम शौहर यूरी भी यहीं पले बड़े थे। उनके वालिद इसी पकड़ दकड़ के दौरान गिरफ्तार हुए और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। उनकी मां को कैदखाने भेज दिया गया। 1976 में यूरी त्रिफोनोवा ने अपनी यादाश्तों पर मबनी एक किताब लिखी जिसका नाम हाउस ऑन द एम्बैंकमेंट था। ये खौफ की नौयत के बारे में एक कहानी है कि किस तरह खौफ एक इंसान की पूरी जिंदगी बिगाड़ देता है। इस खौफ की यादें अब धुंधली पड़ रही हैं। गुज़िश्ता साल राय आमा के एक जायजे में लाखों जाने लेने वाले स्टालिन को रूस की एक शानदार तारीखी शख्सियत करार दिया गया। हाउस ऑन द एम्बैंकमेंट एक गैर मुतवक्को तौर पर वर्ल्ड कप के दौरान एक मकबूल सियाहती मकाम बन गया है, लेकिन ये अब भी स्टालिन के जुल्म सितम का एक यादगार बनकर खड़ा है। आज भी यहाँ कुछ खासी महंगी प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन इसके लिए खरीदार ढूंढना आसान नहीं। बहुत से खरीदार इस घर के उदास पस मंजर से खौफजदा हैं। बहुत से लोग बिलाशुबा इसके बारे में जानते हैं। इनमें नौजवान नस्ल भी शामिल है। वो नस्ल जो स्टालिन के इमेज और कम्युनिज्म की मीरास को अब अपने हिसाब से तश्कील दे रही है। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ आज लंदन से लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या तैयारियां की जा रही हैं, इस बारे में बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। आयशा, क्या माहौल है लाहौर में, क्या देख रही हैं आप? साकिब, अभी तो मैं लाहौर में एंटर हुई हूँ और अभी फ़िलहाल तो लाहौर में दाखिले के तमाम रास्ते भी खुले हैं और बहुत ज़्यादा कुछ सड़कों पर भी हमें नज़र नहीं आया। लेकिन जो हमारी PMLN के लीडर्स से बात हुई है वो ये कि कल वो तैयारी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक पूरे जलसे की सूरत में जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। हालांकि तवक्को ये की जा रही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से ही एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए बल्कि नैब के कहा यह जा रहा है कि नैब को उनके जहाज़ तक इजाज़त दे दी गई है जाने की। तवक्को की जा रही है कि जहाज़ से उन्हें गिरफ्तार करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहीं ले जाया जाएगा। हमने बहरहाल लाहौर की सड़कों के किनारे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन रायवन रोड पे कई दर्जन कंटेनर खड़े देखे, ट्रक खड़े देखे जिन पे कंटेनर थे। और उन ट्रक वालों ने हमें ये बताया कि कल से पुलिस उन्हें रोक रही है ये कहकर कि चूंकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो रास्ते रोकने होंगे। तो इसका मतलब है कि तैयारी है कल रास्ते रोकने की। कुछ लोगों को ये भी तवक्को है कि शायद कल लाहौर में दाखिले के रास्ते भी रोके जाएं, लेकिन बहरहाल अभी ये रास्ते खुले हैं। और मुस्लिम लीग की आला क़यादत की आपने बात की, तो आपकी किसी से डायरेक्टली बातचीत हुई मुस्लिम लीग की आला क़यादत में या उनके ख़ानदान में? उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मुस्लिम लीग की आला क़यादत प्लान कर रही है कि कल किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने कॉल भी दी है, अपने ट्विटर पे भी वो बार बार कह रहे हैं, कारकुनों को कह रहे हैं कि आएँ, उन्हें ज्वाइन करें। मीडिया को भी PMLN की लीडरशिप ने रीच आउट किया है कि अगर वो उस काफ़िले के साथ ज्वाइन करना चाहें तो वो आएँ। उनकी वो तवक्को कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जमा हो। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि जो निगरान हुकूमत है वो उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है या उनके कारकुनों को हिरासा कर रही है। निगरान हुकूमत से मैंने बहुत कोशिश की राब्ता करने की, लेकिन ये कि अभी तक उनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं हो सका है। जैसे ही वो कोई जवाब देंगे वो जवाब भी हम ट्विटर के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए अपने देखने वालों सुनने वालों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग क़यादत की ये शिकायत ज़रूर हमारे सामने आई है कि उनके कारकुनों को या उठाया जा रहा है या हिरासा किया जा रहा है। आयशा तंजीम हमारे साथ थी लाहौर से। थैंक यू आयशा फॉर दीज अपडेट्स। और इस बारे में मज़ीद अपडेट्स आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां हम इस बारे में वीडियोस और इंटरव्यूज़ शाया करते रहेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका में ख़ुदकुशी की शरह की। अमेरिका में ख़ुदकुशी की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है और हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2016 में तकरीबन 45,000 अमरीकी शहरियों ने खुद अपनी जान ली है। हाल ही में मकबूल डिज़ाइनर केट स्पेड और शेफ़
اینتھنی بورڈین جیسی مشہور شخصیات کی خودکشیوں کے بعد ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کون سے معاشرتی وجوہات کا فرما ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. شان و شوکت، شہرت اور مال و دولت خوشی کی ضمانت نہیں. کیٹ اسپیڈ اور اینتھنی بورڈین کی اپنے ہی ہاتھوں بے وقت موت یہ ظاہر کرتی ہے کہ کامیابی کے بارے میں عام لوگوں کا تصور کتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے. یہ اموات امریکہ میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے تشویشناک رجحان کی جانب بھی اشارہ کرتی ہیں. آبادی کا 17% گاہے بگاہے یہ سوچتا ہے کہ کیا میری زندگی جینے کے قابل ہے. اگرچہ اس سوچ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خودکشی پر غور کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا وجود کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے. اور یہ سوچ کئی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، اور جب آپ مشہور فنکاروں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں تو اس سوچ کو حقیقت کا رنگ مل جاتا ہے. ماہرین کے خیال میں مقبول شخصیات کی خودکشی کا اس سے بھی برا اثر یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے وردر ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام 18ویں صدی کے مصنف وان گوئٹے کے ایک تصوراتی کردار کے نام پر رکھا گیا. جب اس تصوراتی کردار نے خودکشی کی تو یورپ میں اس کے پڑھنے والے درجنوں افراد نے اس کی تقلید کی. اسی طرح کا واقعہ سن 2014 میں بھی پیش آیا، جب امریکی اداکار رابن ولیمز نے اپنی جان لی. اور سوئسائڈ ہاٹ لائن کے مطابق حال ہی میں کیٹ اسپیڈ اور اینتھنی بورڈین کی خودکشیوں کے بعد اس میں 65% اضافہ دیکھا گیا ہے. اگر یہ طریقہ کار مقبول ہو جاتا ہے اور اسے بار بار دکھایا جاتا ہے اور خودکشی کا یہ واقعہ وقوع پذیر ہونے کے 4 ماہ بعد تک خبروں میں رہتا ہے تو اس سے اس فعل کے ارتکاب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ اس طریقہ کار کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے. لیا ہیرس جب 7 برس کی تھیں تو ان کے ذہن میں خودکشی سے متعلق خیالات آنا شروع ہوئے، اور اس وقت وہ کسی فنکار کی خودکشی سے متاثر نہیں تھیں. لیا نے تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی لینے کی اس وقت تک بارہا کوشش کی جب تک کہ ڈاکٹروں نے انہیں ڈپریشن ختم کرنے کی دوا نہیں دی. تاہم وہ کہتی ہیں کہ ادویات ہمیشہ مؤثر ثابت نہیں ہوتی. بہت سے ایسے لوگ جو اپنی جان لے لیتے ہیں وہ ادویات کے ساتھ ساتھ تھراپی اور علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اس معاملے پر ادویات کا مسئلہ بہت متنازع ہے. تاہم میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نے خود بھی بچپن اور لڑکپن میں ڈپریشن ختم کرنے والی ادویات کا استعمال کیا ہے، اور انہوں نے یقیناً میرے اندر خودکشی کے خیالات کو ہوا دی. ہر 6 میں سے 1 امریکی ڈپریشن کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور لیتا ہے. تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ڈپریشن اور ذہنی بیماری محض نصف خودکشیوں کی وجہ ہوتی ہیں. دیگر وجوہات میں خراب تعلقات، معاشی تنگی اور منشیات کا بے دریغ استعمال شامل ہیں. داریا دیگس کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360، لیکن ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے فیس بک کے ذریعے facebook.com/VO Urdu کے پیج پر، جہاں آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com، جہاں الیکشنز 2018 کے لیے ایک خصوصی پیج آپ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، جہاں پر الیکشنز کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ موجود رہتی ہیں الیکشن 2018 کے نام سے. اور ٹویٹر پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے @urduvoa کے ہینڈل پر. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.